तो जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग ईवीएस सेक्शन में सेट 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले सेट 6 जो है प्लेलिस्ट में जो 100 प्लस जो है ना सेट करके टेस्ट सीरीज करके BSSTT 100 प्लस टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आप 6 टेस्ट निश्चित रूप से देख लीजिए। प्रश्नों की प्रकृति यही रहेगी। ये सारे जो प्रश्न हैं ऑल इंडिया जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं ईवीएस और बाल विकास से मतलब CDP और ईवीएस से संबंधित सारे प्रश्नों का संग्रहपूर्ण व्याख्या सहित दिया गया। 100% ऑथेंटिक आंसर है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो जो कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट का आप बहुत अध्ययन करें, क्योंकि बीपीएससी का रास्ता एक बार जान जाइए। अपीयरिंग को मौका दे रहा है, लेकिन बीपीएससी का रास्ता सीटेट, एसटेट या BSSTT जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है उसी के लिए वो रास्ता है। तो इसलिए ये एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप बहुत मन लगा करके पढ़ें ताकि सफलता सुनिश्चित कर लें। देखिए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। भूख और प्यास है, किस प्रकार का प्यास है? यहाँ व्यक्तिगत प्रेरक है कि सामाजिक प्रेरक है कि जन्मजात प्रेरक है कि अर्जित प्रेरक है? इसमें हो जाएगा आपका जन्मजात प्रेरक। यानी भूख प्यास ये जन्मजात से ही बच्चों के अंदर में ये जन्म से ही होते हैं, जन्म से ही हैं ये, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक तरह से कहा जाता है जैविक व शारीरिक प्रेरक होते हैं, शारीरिक प्रेरक होते हैं। देखते होते हैं बच्चों को जब भूख लगता है, बचपन से ही हम ऑप्शन लगाते हैं तो एक तरह से शरीर अलाउ करने लगता है कि नहीं भूख लगा है तो इच्छा करता है खाने का। जैविक प्रेरक मतलब शरीर जब अलाउ किया तो हम कहते हैं, जैसे हम अगर बोल पाते हैं तो कहते हैं भाई खाना लाओ या नाश्ता लाओ, कुछ बोलते हैं ना, तो वही है क्या जन्मजात प्रेरक। बच्चों बचपन से ये चीज़ आता है। जैसे बच्चों को अगर भूख लगा रहता है तो वह रोने लगता है, तो वो क्या होता है शरीर उसको प्रेरणा देता है और वह एक्टिविटी करता है, वही वह जैविक प्रेरक। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला देखते हैं। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच। कैसा होना चाहिए? अब देखिए वो जो संप्रेषण या किस उद्देश्य से होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, वही होता है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए संप्रेषण, कि विद्यार्थियों पर ही केंद्रित होना चाहिए, कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इस पर है उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। देखिए शिक्षक का भी अपना एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है कि इस छात्रों के व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन लाया जाए, मतलब उसको कैसे सिखाया जाए। और स्टूडेंट का अपना क्या उद्देश्य होता है कि हम किस प्रकार से अच्छे चीज़ों को सीखें, हमारे पास जो कन्फ्यूजन है वह किस प्रकार से दूर करें। इसलिए दोनों का अपना अपना उद्देश्य होता है, इसलिए उद्देश्य केंद्रित होता है। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? कोई अगर देर से पहुंच रहा है तो क्या करिएगा? ऑप्शन देखिए, उसे डांटेंगे ताकि वो अपनी यह गलती दोबारा ना करे, कि ये ऐसा नहीं लग रहा है क्यों प्रधानाचार्य को बताएंगे, बताने से समस्या का समाधान नहीं है। उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, संपर्क करिएगा तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से यह आंसर सुटेबल है, लेकिन अगला पढ़ना पड़ेगा। छात्र बच्चे से बातचीत करके उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि संपर्क करना सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे से बातचीत करेंगे क्या किस कारण से वह नहीं आ पा रहा है, क्या समस्या है। उसके बाद हम जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है उसका कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर उसका उपचार कर सकते हैं। इसलिए उसका उत्तर नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त जो है ना वह उपागम कौन सा है? शिक्षा का उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी शिक्षा होना चाहिए। हम जो शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, या अपना जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा होना चाहिए? इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है। व्यवहारवादी होना चाहिए। व्यवहारवादी मतलब सबके साथ अच्छा, मतलब हमारा अच्छा स्किल रहे, कोई भी व्यवहारिक रूप से अच्छा होना चाहिए। कि संरचनात्मक होना चाहिए कि हम ऐसा माहौल बना सकते हैं, संरचना कर सकते हैं, संरचनात्मक उपागम होना चाहिए। सृजनवादी होना चाहिए कि मानवतावादी? इसमें है सृजनवादी होना चाहिए। इस सृजनवादी का मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी जाए ताकि उसके पास कुछ ना कुछ एक कौशल आ जाए, अपना स्किल आ जाए। स्किल जब आता है तो वह जिस भी क्षेत्र में जाएगा उस अपने स्किल का इस्तेमाल करेगा और कहीं ना कहीं यह काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई IIT किया हुआ है या कोई टेक्निकल क्षेत्र का कोई स्टूडेंट अगर या सिविल सर्विस में आता है या PCS में आता है, एक्चुअली उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? उसका रिक्वायरमेंट मात्र ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट वाला आता है और कोई इस क्षेत्र वाला आता है, दोनों को सैलरी सेम है लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग हो जाता है। तो वही क्योंकि वह कौशल रूप से दक्ष है, तो इसलिए कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से ही कौशल होना चाहिए ताकि वो जिस भी क्षेत्र में जाए अपने शिक्षा के द्वारा उस कौशल का इस्तेमाल सही से कर सके। अगला देखते हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति और समझ आधारित, कि वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, कि समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, कि केवल वस्तुनिष्ठ? इसमें है स्मृति जो याद रहे ऐसा कुछ तो है नहीं, वस्तुनिष्ठ और विषयों से खाली संबंधित हो, ऑब्जेक्टिव प्रकार के वन लाइनर हो, ऐसा भी कुछ नहीं। समझ एवं अनुप्रयोग आधारित मतलब जो अंडरस्टैंडिंग हो, अनुप्रयोग मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल हो उसके विषय पे। अगर मान लीजिए अगर हम पूछते हैं कि मीथेन गैस बनाने की विधि को लिखे तो मीथेन गैस किस प्रकार से बनाया जाए, हम लोग उसका लैब में कुछ ना कुछ करके दिखाएं, वह होता है क्या? स्टूडेंट वो ज़्यादा समझता है, उस चीज़ को ज़्यादा वो ऑब्जर्व करता है, इसलिए समझ होना चाहिए प्लस अनुप्रयोग आधारित होनी चाहिए। अगला देखते हैं। एक कक्षा में बहुभाषीय विद्यार्थी है। बहुभाषीय मतलब सब तरह की भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई अपना क्षेत्रीय भाषा बोलता है, और इस प्रकार से बहुभाषीय स्टूडेंट है। यह स्थिति उत्पन्न करती है, कैसी स्थिति उत्पन्न करती है? शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में यह बाधा डालेगी। मतलब जो अगर टीचर हैं तो उसको तो कुछ ना कुछ पढ़ाने में दिक्कत होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अंदर में जो स्टूडेंट वगैरह से बहुत सारे हैं उसमें सामंजस्य के आपस में तालमेल की स्थिति थोड़ी कम होगी, ऐसी कोई बात नहीं। अध्यापक में कुंठा, मतलब टीचर जो है टेंशन में आ जाएगा, नहीं पढ़ाना चाहेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कुंठा अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं संवेगात्मक, वो इससे पहले सेट में बता दिया संवेगात्मक स्थिति क्या होती है। तो इसलिए आप जो है ना कम से कम इस चीज़
जो सेट पहले बताया गया उस सेट का लगातार अभ्यास करिए। सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में, टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्नों का उत्तर संग्रह है, इसलिए आप इतना तो कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई नया नहीं बनता है। क्वेश्चन अधिकतर जो क्वेश्चन की प्रकृति रही है पूछने की, वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन को पिक किया जाता है, तो इस आधार पे ये सारे प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो एक तरह से कहिए आपकी सफलता की संभावना वहीं पर लगभग 80% बन जाती है। 70 से 80% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप किसी भी भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में अगर आप 80% क्वेश्चन को करने में सफल हो जाते हैं, तो इतना तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप 100% आपका मेरिट लिस्ट तक आना तय है। इसलिए इतना तो निश्चित रूप से करके जाइए, ये जो कंटेंट बता रहे हैं करके जाइए। हाँ, अगर हमारा यह प्रयास वाकई में अच्छा लग रहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप लाइक दीजिए, अगर अच्छा आपको लग रहा है कि नहीं भाई सर जी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल छोटा है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लाइक करिए। और आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में, जहाँ भी आप जुड़े हैं, अगर कोई इस तरह की तैयारी कर रहा है तो वहाँ तक शेयर करिए, ताकि सही कंटेंट उन तक भी पहुँचे। ये कहा जाता है ये भ्रामक स्थिति ना रहे, लगातार जो इधर उधर समय दे रहे हैं और उस तरह की क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, उस तरह की स्थिति ना रहे, और लगातार लगे रहिए। रिजल्ट तो कन्फर्म होगा, हम विश्वास दिलाते हैं, रिजल्ट और निश्चित रूप से आप सबका हो रहा है। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, तब क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे, मतलब आप पढ़ा रहे हैं। अब होता है ना, कोई कहीं स्कूल में देखा टीचर गया, स्टूडेंट का भाव कौन टीचर आ गया, बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टीचर में कहीं ना कहीं कमी है, तो मतलब कोई ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाना जारी रखेंगे। शिक्षक के विषय में बोल रहा है, आप सभी यही बनिएगा, तो ऐसा नहीं है, पढ़ाना जारी नहीं रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, किताब कोई बंद कर देंगे, कहें नहीं पढ़ना है, नहीं जाओ, जिसको जो करना है जाओ, ऐसा करेंगे, ये भी उचित नहीं है। अक्सर तो होता है, ये सब चीज़ देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो बोलते हैं, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, ये कहेंगे बच्चे ध्यान दीजिए, पढ़िए ध्यान से, नहीं पढ़िएगा, ऐसा नहीं है। कारण जानने की कोशिश करेंगे, ये सही है, उपयुक्त है कि कारण जानने की कोशिश करेंगे, तभी उस समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। क्यों आखिर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत है? तो आप अनुप्रयोग आधारित लगातार जो प्रश्न आ रहा है, तो सब तो प्रैक्टिकल प्रश्न है ना, वही तो प्रश्न, ये तो प्रवृत्ति है। यहीं आकर के आप जाइएगा, जब फील्ड में जाइएगा, तो आपको तो यही सब तो काम करना है। आगे देखते हैं, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। इसके माध्यम से, ऑप्शन है ये, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे विद्यालय कभी भी नहीं गए। विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आपका मतलब क्या किया जा रहा है? तो इसमें विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, कि विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, कि अलग से विद्यालय खोलने का विशेष प्रशिक्षण जो है ना जोड़ने पर, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। यही होता है, जैसे मान लीजिए कि आप सबका जब सिलेक्शन होगा, तो आप सब तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड करने के बाद फिर कमीशन का भी एग्जाम फेस किए हैं, उसके बाद आप सबका सिलेक्शन हुआ, फिर भी आप सबको 14 दिन के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। क्यों? ये सब प्रैक्टिकल है ना, ये सब चीज़ बताया जाएगा आपको। यही हुआ विशेष प्रशिक्षण का मतलब ये है, ये आप सबके लिए, जो शिक्षक बनिएगा ना, आप सबके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा उस समय की जाएगी। देखिए, एक्चुअली हम अभी ट्रैवल में हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस तरह की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की समस्या आ सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अपने तरफ से प्रयास 100% रहेगा, आपको किसी तरह की समस्या ना हो, ठीक है। चैनल छोटा है, इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कहीं ना कहीं, ताकि हमारे लिए भी एक तरह से, हमारे टीम के लिए एक प्रोत्साहन होता है ना, तो उस अनुसार से फिर वो काम अच्छा करे, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराए। एक बात जान जाइए कि होता है ना कोई कि बड़े जगह से पढ़ने से अगर रिजल्ट हुआ होता ना, तो सारे स्टूडेंट जितने सब बड़ी जगह से होते हैं नहीं, गाँव में जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जाके देखिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की ऐसी एकेडमिक एजुकेशन नहीं रहा है, कहीं वो अपने गाँव से ही बाहर नहीं गए, तो डिस्ट्रिक्ट आ रहे, वहाँ का बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन वो भी सिलेक्शन लिए हैं। तो यही होता है कि छोटे जगहों से, कहा जाता है ना, खाना बनाते हैं तो बड़े जगह पर से अगर मसाला लाएंगे तभी खाना टेस्टी होगा, इसी कोई बात नहीं है। छोटे दुकानों के मसाले से भी लेने से खाना टेस्टी बनता है। हाँ, बशर्ते जो है चीज़ सही होना चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कंटेंट सही है कि नहीं। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको कहने और इसे आप जो है आप रिकमेंड करिए औरों को देखने के लिए। आगे देखते हैं, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा पढ़ाया चुप रहता है, तो आप क्या करेंगे? अगर शांत रहता, चुपचाप रहता, तो आपकी वहाँ पे मतलब क्या रिएक्शन हो, क्या करना है आपको? उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे, बढ़िया है, भले है, चुपचाप है, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ऐसा बात है, ये गलत है। मतलब उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, हाँ भाई देखिए क्या कारण है, ये भी गलत है। उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, ये लग रहा है सही है। फिर देखें, उसके माता पिता से बात करें, ये भी गलत है। उसके चुप रहने के कारण का जानने का प्रयास, जाने आखिर में क्या समस्या है। जब बातचीत जानिएगा, उसके बाद ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो पहले बातचीत करके रहने का कारण जाने, हो सकता है किसी प्रकार की समस्या हो, घर में कोई बीमार हो, इस तरह की कोई परेशानी से गुजर रहा हो, तो समस्या जानने का प्रयास करिए, चाहे कुछ भी हो सकता है ना, तो जानने का प्रयास करिए, उसके बाद उसका समाधान करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात जो कर रहा है, इससे क्या तात्पर्य? अब देखिए, यह नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन जो हम करते हैं, तो क्या होता है? नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना,
कि सीखने की क्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के नियमित रूप से आकलित करना, ये लग रहा है सही है, फिर भी आगे पढ़ते हैं। नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां, ऐसा कुछ नहीं है, अंक या ग्रेड प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, ये सही है। कौन सा शैक्षिक है, कौन सा शैक्षिक है, इसका जो है डिवाइड करके फिर पढ़ाना वो जरूरी है। जैसे होता है ना, शिक्षक का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, अगर हम शिक्षक का कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है निदान करना और उसका कार्य होता है उपचार करना, यही होता है ना जी। अब निदान में क्या करेगा, जैसे मान ले कि क्या अवरोध है, समस्या कहाँ है, अवरोधों का या समस्याओं के विषय में जानना है और फिर उसको किस तरीके से उसे दूर किया जाए, यह उपचार के अंतर्गत आते हैं। यह शिक्षक की यह दो आधार पे जो है ना वो मूल्यांकन करना तय करता है। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, बालक केंद्रित पूछ रहा है, नहीं वाले पे अलर्ट हो जाइएगा, बता दिया पहले। कहा जाता है सावधानी हटी या दुर्घटना घटी, वही वाला बता। अगर नहीं पे आपने 3-4 क्वेश्चन को गलती कर दिया जानते हुए, तो आप उसी समय मान लीजिए कि रिजल्ट अगर आपका हो गया भी तो हो गया, मेरिट लिस्ट पर खतरा है, हम पहले बता दिए। इसीलिए नहीं और जानते हुए क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। इसके लिए मात्र एक ही, तो पूछेगा सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो एक मात्र उपाय है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। आपके नज़र से इतना बार क्वेश्चन गुजर जाना चाहिए कि आपका एकदम कहाँ एरर है वहीं पर जाए, फिर भी अलर्ट होकर क्वेश्चन को पढ़ना है। गृह कार्य प्रदान करना, बालक केंद्रित शिक्षा के अंदर क्या सम्मिलित नहीं है, गृह कार्य प्रदान करना, यही लग रहा होगा, फिर भी आगे पढ़ेंगे। बालकों से प्रश्न पूछने के लिए सही बात है, ये होना भी चाहिए, और उसके बालकों के अनुभव को प्राप्त, ये भी सही है। बालक की सृजनात्मक, ये भी सही है। ये गृह कार्य होमवर्क पे ज़्यादा जोर देना, ये चीज़ ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली बालक वे है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है, यह कथन जो है मुख्य रूप से जो R.W. टेलर साहब द्वारा दिया गया है, इसको याद रखिएगा कथन को। आप लोग कमेंट करिए, अगर जिस प्रकार का अगर कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करें, तभी तो हमको पता चलेगा। खाली वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है, चैनल को स्किप करके, अगर कंटेंट सही ना मिले तब तो आप इधर उधर जाइए, नहीं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम बता दिए छोटे जगह पर से भी अगर जगह से सामान खरीदा जाए तो उसका भी उपभोग अपने काम में होता है, इमरजेंसी में वही काम देता है। हाँ, लेकिन जगह सही होना चाहिए, इस बात के लिए आपको चयन करना, इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल यही सही है, परिवार कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार में इसका वर्गीकरण करना सही नहीं है कि केवल माँ, पिता और उसके 2 बच्चे ही हों, ऐसा कुछ नहीं है, ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसमें समाजशास्त्रियों की अलग अलग मान्यता है। विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्री जब समाज का अध्ययन किए हैं तो वो बहुत इसके निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, उनका कथन यही रहा है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, लकड़ी है, यहाँ खनिज है, और ये 4 ऑप्शन गलती आ गया है। लकड़ी, खनिज, इस आधार पे ऑल ऑफ दीज दोनों हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के बीच में घोंसला बनाता है, तो ये होता है फाख्ता, जो है ना कैक्टस पौधे। फाख्ता का ही अन्य नाम जो है वन कबूतर का नाम सुने हैं, वन कबूतर है फाख्ता, समझे कि नहीं। अब फाख्ता जो है, इसके साथ साथ में मेहदी जो होता है ना, मेहदी का गाछ होता है ना जी, गाछ के बीच में जो क्षेत्र होता है वहाँ पे फाख्ता वाला अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद बयात हमने सुना है, कलचिड़ी ने, एक सकड़ खोड़ा है, सकड़ खोड़ा जो पक्षी होता है ना, ये छोटका पेड़ और झाड़ी जितना होता है, झाड़ी वहाँ पे देखते होंगे लटकन वाला इसी टाइप का घोंसला बना रहता है, छोटा छोटा, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, इस तरह सबका घोंसला ये सकड़ खोड़ा बनाता है। सकड़ खोड़ा पक्षी यही होता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहा जो है ना प्रचुर मात्रा होता है, लोहा जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। बंधा को भी पहले नहीं होता, आंवला होता है, पालक, गुड़, बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन लगाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आलू में भी नहीं होता है आंवला, आलू, टमाटर नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आलू में भी नहीं, आंवला, पालक, गुड़ में जो होता है लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, समझे कि नहीं। क्यों, ये जो लोहा जो है, लोहा इसलिए कम जो किसमें पाया जाता है, खास करके बच्चों में और महिलाओं में ये लोहा की कमी पाई जाती है। तो इसके लिए आंवला, पालक, गुड़ पे जोर देना चाहिए, और बहुत सारे सोर्स हैं। और लोहा मुख्य रूप से जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है लोहा की मात्रा। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, यह ऑक्सीजन का समवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन, ब्लड में से ऑक्सीजन को लेकर के ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, वो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। इसलिए लोहा ये सब पे जोर देना चाहिए, समझे कि नहीं। और अगर इसकी कमी होता है तो कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है। कौन सी होती है, एनीमिया होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। किसमें खाना पकाने का तरीका दिया है, वहाँ सेक कर है, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर। मतलब इसमें मुख्य रूप से ना यहाँ पर सेक कर, तल कर और भून कर, सेक कर, स्वयकार को सेक कर, तल कर और भून कर, सही है। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहता है जिसमें विभिन्न सांद्रित समुच्चयों से प्रदूषण को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है जैव उपचारीकरण। याद रखिएगा, परिभाषा NCERT का है, समझे कि नहीं। ये जो एनवायरमेंट है ना, EVS, ये भी सारे NCERT और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हल संग्रह है। और इतना जो डिटेल बता रहे हैं, लगभग 100 क्वेश्चन का संग्रह होता है। और इस प्रकार से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रोत्साहन बना रहेगा, तो कम से कम 10 से 20 हज़ार क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अवशिष्ट उत्पन्न करता है? ठोस अवशिष्ट कौन उत्पन्न करता है? कृषि है, उत्पादक उद्योग है, न्यूक्लियर प्लांट है, इसमें आ जाएगा न्यूक्लियर पावर संयंत्र सबसे अधिक। यहाँ ठोस अवशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, और इसको गलाने में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आता है, क्योंकि यह गलता इतनी आसानी से नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे संयंत्र स्थापित करने होते हैं। हाँ, इसके साथ साथ में जो है ना बीपीएससी टियर 3 का भी टेस्ट सीरीज चालू है। आप कहीं फाउंडेशन किए हैं, नहीं किए हैं, कब किए हैं, वो मायने नहीं रखता है, वो सब सही है। आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास किए हैं कि नहीं, बस ये मायने हम विश्वास दिलाते हैं। आप हमारे साथ प्रश्नों का अभ्यास करिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे वह साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, एक भी नहीं। मेरा अगर सलाह मानिएगा, क्योंकि जैसा अपडेट दिया जा रहा है कि लगातार बीपीएससी 4th भी आ जाएगा जल्दी में, तो आप लोगों को मौका तो मिल ही रहा है, तो आप लोग बीपीएससी का भी तैयारी साथ साथ में करना स्टार्ट करिए। अतः प्लेलिस्ट में जाकर के निश्चित रूप से वीडियो को देखते, कम से कम नई तैयारी कर रहे हैं तो देखते तो जरूर रहिए। इसके लिए क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा वह लाभदायक होगा। वायु प्रदूषक सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? इसमें आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो होता है वह कवक और शैवाल का मिश्रित रूप लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, वहाँ लाइकेन नहीं होगा, लाइकेन वहाँ नहीं होगा। इसका मतलब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब वायु प्रदूषित है, मतलब लाइकेन हो जाएगा। प्याज, आलू, अदरक किस प्रकार में उदाहरण है? ये सब तना है, याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा द्विबीज पत्रीय पौधा है? पत्र मतलब क्या होता है? छिलका। छिलका के अंदर में एगो बीज है, लेकिन वो 2 भाग में है, तो कौन सा होता है? जैसे सरसों हो गया, जैसे इसमें ले लीजिए चना हो गया, ये भी 2 पत्री के अंतर में आता है। मटर हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, समझ गया कि नहीं? लेकिन अगर पूछ लेगा ये क्या कहते हैं, गेहूं है तो गेहूं ना है, समझेगा ना? ये सब छिलका के अंदर में 2 बीज होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है, याद रखिएगा। जौसा जल और जौसा जाइलम। जल जाइलम जो है वह मिट्टी से जल को लेकर के पौधे के सभी भागों तक यह जल को पहुंचाने का काम करता है, याद रखिएगा। और खनिज लवण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, याद रखिएगा। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मतलब एक तरह से सीएनजी में अगर पूछेगा किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो मीथेन की होती है, याद रखिएगा। काफी हाईलाइटेड है और बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीटेड देखे गए हैं। और साथ साथ में सीएनजी जो भरा जाता है ना, वो लगभग जो होता है 200 से लेकर के 250 किलोग्राम प्रति और वर्ग मतलब सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, इतने दबाव पर जो है यह भरा जाता है। इस प्रकार से इस सीरीज को भी कंप्लीट कर दिया गया है। अतः अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वाकई में भाई अच्छा लगे, तो भाई बहन जितना है, हमारे भाई बहन और क्या कहते हैं दोस्त और ब्रो सब जितना भी छो, तो आप सबसे यही है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन टेस्ट सीरीज 8 में, जल्दी मिल रहे हैं, और इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।